दोस्तों 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा दिन आया। अरे ये कोई अच्छा दिन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़े एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट की वजह से डायनासोर्स का राज, जो कि करीब 180 मिलियन साल तक चला था, अब खत्म होने वाला था। डायनासोर्स हमारे धरती के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल्स में से एक रहे होंगे। अब भले ही आज उनमें से ऑलमोस्ट कोई भी जानवर जिंदा नहीं है, लेकिन उनके फॉसिल्स को देखकर हमेशा ही मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि काश एक बार रियलिटी में भी मैं उन्हें देख पाऊं। जुरासिक पार्क जैसी मूवीज ने हमारी इस जिज्ञासा को और ज्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन बदकिस्मती से जो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है उससे डायनासोर्स को वापस ला पाना नामुमकिन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्पीसीज है जिसने डायनासोर्स का एज भी देखा है और साथ ही आज ह्यूमंस की एज भी देख रहे हैं। अब टाइटल को देखकर आप इस जानवर का नाम तो समझ ही गए होंगे। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज क्रोकोडाइल्स जैसे दिखते हैं, डायनासोर्स की एज में भी वो बिल्कुल वैसे ही दिखते थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन एनिमल्स में एवोल्यूशन हुआ ही नहीं। जब एनिमल्स के ऑलमोस्ट सारी स्पीसीज हार्श एनवायरनमेंट को सहकर अपनी बॉडी को इवॉल्व कर रहे थे, तो आखिर क्रोकोडाइल्स को अपनी बॉडी इवॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? लेकिन इससे पहले यह सवाल उठता है कि क्रोकोडाइल्स ने डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन को कैसे सरवाइव किया। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में पता लगाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि कैसे क्रोकोडाइल्स ने डायनासोर्स एक्सटिंक्शन को सरवाइव कर लिया था। दोस्तों, नोबेल प्राइज विनर लुइस वाल्टर एल्वारेज और उनके जियोलॉजिस्ट बेटे वाल्टर ने मिलकर 1980 में एक बेहद ही इंटरेस्टिंग थियरी प्रपोज की। एक हिस्टोरिक क्ले को एनालाइज करते वक्त उन्हें उसमें बहुत सारा इरिडियम मिला। उन्होंने कहा कि ये एक बड़े एस्ट्रॉइड के अर्थ से टकराने की वजह से आया है। इसके साथ ही एल्वारेज ने कहा कि एस्ट्रॉइड की वजह से होने वाली तबाही और उसके आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से ही डायनासोर्स अचानक से गायब हो गए। एस्ट्रॉइड्स बड़े रॉकी बॉडीज होते हैं और मेजरली जो अर्थ पर आकर गिरते हैं वो सूरज को ऑर्बिट कर रहे होते हैं। इनके साइज कई 100 मीटर्स तक हो सकता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद हाई प्रेशर एयर उनके पोर्स में चले जाते हैं और उन्हें क्रैक कर देते हैं, जिस वजह से ज़्यादातर एस्ट्रॉइड एटमॉस्फेयर में ही एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन ऐसे एस्ट्रॉइड जो इस फेनोमेना को सरवाइव कर लेते हैं वो धरती से आकर टकरा जाते हैं। शुरुआत में एल्वारेज की ये थियरी बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी और ज़्यादातर लोगों ने इसे बिलीव करने से मना कर दिया, लेकिन आज मेसोजोइक एरा की मास एक्सटिंक्शन का कारण यही थियरी बताई जाती है। मेसोजोइक एरा को द एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट को ही इतनी बड़ी थियरी इसीलिए बताया जाता है क्योंकि हमें उससे बना हुआ गड्ढा मैक्सिको कोस्ट के सी फ्लोर के अंदर मिला है। इसके सैंपल्स एनालाइज करने के बाद हमें पता चला है कि ये उसी एज की है जिस एज में नन बर्ड्स डायनासोर्स रहा करते थे। माना जाता है कि वो एस्ट्रॉइड करीब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ाई का था और एस्ट्रॉइड की वेलोसिटी की वजह से इसने करीब 150 किलोमीटर बड़ा गड्ढा कर दिया था। बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ इस एस्ट्रॉइड के एक्सप्लोजन की वजह से डायनासोर्स की डेथ हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके एक्सटिंक्शन की और भी कुछ रीजंस हैं। हमारी धरती के ऑलमोस्ट 75% एनिमल्स अचानक से मर गए थे और ये सिर्फ एक बड़े से पत्थर की वजह से कैसे हो सकता था। मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रॉइड हमारी धरती से बहुत हाई वेलोसिटी से टकराया था और टकराते ही वो वेपोराइज हो गया। इसने टकराने वाली जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया और आसपास के एरिया में पूरी तरह से तबाही मचा दी। इसके साथ ही बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और हीट वेव उठा जिसने बहुत सारे मटेरियल्स को एटमॉस्फेयर में पहुंचा दिया। उस एस्ट्रॉइड इंपैक्ट ने सूट यानी कि ब्लैक कोलॉइडल सब्सटेंस को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। इससे सूरज से आने वाली रोशनी पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी ग्राउंड पर पहुंचने वाली अमाउंट ऑफ लाइट कई गुना कम हो गई। सूरज की रोशनी ना होने से प्लांट लाइफ पर बहुत असर हुआ। बिल्कुल डोमिनोज की तरह इस फेनोमेना ने पूरे फूड चेन को गिरा दिया और इकोसिस्टम को कोलैप्स कर दिया। प्लांट लाइफ की रिडक्शन की वजह से हर्बीवोरस एनिमल्स मरने लगे, जिस वजह से फिर कार्निवोरस एनिमल्स के लिए कम फूड आने लगा। ब्रीडिंग सीजन्स हार्श होने लगे और हर लिविंग एनिमल्स पर इसका असर होने लगा, चाहे वो लैंड एनिमल हो या सी।
ये खतरनाक पीरियड कब तक चला था ये बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज पक्की है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े डायनासोर्स तक सभी को इसके इफेक्ट महसूस हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ एस्ट्रॉइड इंपैक्ट को ही एक्सटिंक्शन का रीजन नहीं बताया जा सकता। इंपैक्ट से पहले ही धरती पर बहुत सी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे थे। आज जो एरिया सेंट्रल इंडिया है वहाँ बहुत से वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रहे थे जिसने लाइफ पर बहुत असर किया था। इंपैक्ट के बाद ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑलमोस्ट 2 मिलियन ईयर्स से पूरी दुनिया में वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी जिससे एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही थी और क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही थी। नॉन बर्ड डायनासोर्स ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजिंग अर्थ पर रह रहे थे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एस्ट्रॉइड का इंपैक्ट फाइनल किलर ब्लो की तरह था जिसने डायनासोर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब इस एक्सटिंक्शन इवेंट पर प्लांट्स पर अफेक्ट तो पड़ रहा था, पर फिर भी उनके बीज और पॉलन सॉइल में रहकर हार्श कंडीशन को सरवाइव कर सकते थे। लेकिन वो सभी जमीनी जानवर जो 25 किलो से ज्यादा के हुआ करते थे वो नहीं बच पाए। एक रिसर्च कहती है कि अगर ये एस्ट्रॉइड कहीं और गिरा होता तो शायद हमारे प्लैनेट का फ्यूचर बहुत अलग होता। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर एस्ट्रॉइड कुछ मिनट्स के बाद गिरा होता तो शायद वो गहरे पानी में गिरता और जिससे कम रॉक्स वेपोराइज हुए होते और सूरज की लाइट ढकी नहीं होती। इससे शायद मास एक्सटिंक्शन नहीं होता और डायनासोर्स के कुछ स्पीसीज आज भी हमें देखने को मिलती। सारे नॉन बर्ड डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन फिर भी उड़ने वाले डायनासोर्स अपने फ्लाइंग एबिलिटी की वजह से सरवाइव कर गए। उनके पंख उन्हें ठंडी से बचाया करते थे और उनके चोंच जमीन के अंदर छुपे बीजों को ढूंढने में मदद करती थी। आज बहुत से मॉडर्न बर्ड्स के पूर्वज यही डायनासोर्स हुआ करते थे। क्रोकोडाइल्स का एक और ऐसा ग्रुप था जिसने एस्ट्रॉइड को सरवाइव कर लिया था। वो उड़ नहीं सकते थे और सीड्स भी नहीं खा सकते थे, लेकिन उनके पास कुछ और सीक्रेट्स थे जिसने उनकी सर्वाइवल में हेल्प की थी। सबसे पहली बात तो ये कि क्रोकोडाइल्स की बॉडी बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करती है। वो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं और धीरे धीरे ब्रीथ करते हैं। उनकी हार्ट बीट भी बहुत स्लो होती है। इस वजह से वो पानी के अंदर 1 घंटे से भी ज्यादा तक सांस रोके रख सकते हैं। इसका ये भी मतलब है कि वो बिना खाने के कई महीने और यहाँ तक कि 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एबिलिटी थी, खास करके तब के समय में जब एस्ट्रॉइड के हिट होने के बाद खाना बहुत ही कम अमाउंट में मौजूद था। डायनासोर्स बहुत ही एक्टिव जीव थे। उन्हें हर वक्त एनर्जी की जरूरत होती थी। स्पेशली मांसाहारी जानवर जैसे कि वेलोसिराप्टर बिना खाने के बहुत जल्दी ही मर गए। क्रोकोडाइल ऐसे जगहों पर भी रहते थे जहां ग्रीन प्लांट्स ना होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। एक बार किसी फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बारे में सोचिए। अगर सारे प्लांट्स मर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी मर जाएंगे। इसके साथ ही मीट ईटिंग एनिमल्स भी नहीं बच पाएंगे। अब क्रोकोडाइल्स मोस्टली रिवर्स, लेक्स या कोस्ट पर ही रहा करते थे। जो जानवर ऐसी जगहों पर रहते हैं उन्हें ग्रीन प्लांट की जरूरत नहीं होती। डेड प्लांट्स और एनिमल्स हमेशा ही नदी के किनारे बहकर आ जाते थे, जिससे क्रोकोडाइल को फूड की ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। इसीलिए क्रोकोडाइल्स ग्लोबल एक्सटिंक्शन को सरवाइव कर पाए थे। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रोकोडाइल आज जैसे दिखते हैं वो 200 मिलियन साल पहले भी बिल्कुल वैसे ही दिखते थे। दूसरे जानवर जैसे कि लिजार्ड्स और बर्ड्स में काफी डाइवर्सिटी आ गई है, लेकिन क्रोकोडाइल्स में बहुत ही कम एवोल्यूशन देखने को मिला है। रिसर्च के मुताबिक क्रोकोडाइल्स का रेट ऑफ एवोल्यूशन बहुत ही स्लो होता है। इस एवोल्यूशन के पैटर्न को पंक्चुएटेड एवोल्यूशन कहते हैं। ओकेजनली वो जल्दी इवॉल्व करते हैं जब एनवायरनमेंट चेंज होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्रोकोडाइल्स ऐसे बॉडी प्लान को हासिल करने में सक्सेसफुल हो गए थे जो बहुत ही एफिशिएंट था और उन्हें सर्वाइव करने के लिए बॉडी में ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं थी। क्रोकोडाइल्स मोस्टली वार्म कंडीशन में ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते और एनवायरनमेंट की वार्मथ को एब्जॉर्ब करके जिंदा रहते हैं। डायनासोर्स की एज में क्लाइमेट बेहद ही वार्म था, इसीलिए उस वक्त में और भी कई वेराइटीज के क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे जो आज हमें देखने को नहीं मिलते। कहा जाता है कि उस वक्त में डायनासोर्स जितने बड़े क्रोकोडाइल्स, प्लांट ईटिंग क्रोकोडाइल्स, तेज भागने वाले क्रोकोडाइल्स और सरपेंट के जैसे क्रोकोडाइल्स भी हुआ करते थे, लेकिन आज इस तरह के क्रोकोडाइल्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ चुका है कि आखिर कैसे और किन खासियत की वजह से क्रोकोडाइल्स ने डायनासोर्स वाली एक्सटिंक्शन को सरवाइव कर लिया था, लेकिन वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों का अगला स्टेप यही खोजना है कि आखिर क्यों क्रोकोडाइल्स की कुछ स्पीसीज सरवाइव नहीं कर पाए। तो उम्मीद है दोस्तों कि जल्दी वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब भी ढूंढने में कामयाब होंगे। तब तक के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।